बाबा साहब से पहले तो इस देश में क्षेत्रीय लेवल पे तो नेतृत्व मिला हमारे लोगों को। बहुजन समाज जिसको परिकल्पना तथागत बुद्ध ने की, लेकिन उसको समाज के रूप में बांटने का काम अगर परिभाषित करने का काम किया तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। उन्होंने कहा कि भारत में पूरा भारत की पॉपुलेशन दो भाग में बटी है, एक अल्पसंख्यक समाज, एक बहुसंख्यक समाज। अल्पसंख्यक में उन्होंने लट्ठ जी को जोड़ने बताने का काम किया और बहुसंख्यक में संपूर्ण बच्चे बहुजन समाज। तो उस बहुजन समाज की बात का उन लोगों ने क्षेत्रीय लेवल पर तो बहुत लोगों ने संघर्ष किया। हमारे महाराष्ट्र में भी हुआ, तमिलनाडु में हुआ, केरला में हुआ, पंजाब में हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ, झारखंड में, आज का झारखंड उस समय का बिहार हुआ, बंगाल में हुआ। लगभग हर देश में ये आंदोलन चलते रहे और चले। लेकिन राष्ट्रीय लेवल पे अगर नेतृत्व किसी ने देने का काम किया इस बहुसंख्यक समाज को, बहुजन समाज को, वो दुनिया के महानतम विद्वान बाबा साहब बोले सत्य बाबा साहब डॉक्टर जिनके बारे में एक स्वर से, एक मत से विश्व जिनको मानता है, भारत माने, भारत के चंद लोग ना माने, लेकिन दुनिया तो मानती है कि बाबा साहब को दुनिया में अगर किसी को सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी है तो बाबा साहब को दी है, और किसी को तो नहीं मिली है। किसी और के नाम के आगे लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज, दुनिया में कहीं लिखा हो तो नहीं लिखा। इसलिए तो उनकी तुलना हिमालय से की गई। एक की दुनिया में हिमाचलित पर्वत बहुत से हैं, लेकिन हिमाचलित हिमालय जैसा कोई दूसरा पर्वत नहीं। विद्वान दुनिया में बहुत से हुए हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जैसा दुनिया में कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ। कि वो जिस वर्ग में पैदा हुए, जिस वर्ग के बच्चे को, जिस वर्ग के लोगों को पढ़ने लिखने का दरवाजा, स्कूल के दरवाजे ही बंद थे, और जैसे तैसे उनको ब्रिटिश हुक्मरान, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न संस्कृति की वजह से जो अधिकार मिला भी, तो उसकी बदौलत उन्हें जो पढ़ने का अधिकार मिला तो उन्होंने उसको करके दिखाने का काम किया। और जब वो पढ़ लिख करके भारत लौटे तो उन्होंने इस विशाल देश के विशाल, यानी कि विशाल आसमान, जो नीले आसमान की तरह जो बहुसंख्यक आबादी थी, उसको राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने का काम अगर किसी ने किया था तो हमारे मसीहा बाबा साहब कर दिया। और उन्होंने न सिर्फ उसको किया, बल्कि अपने परिवार की आहुति देकर के उसको निभाने का काम। नेतृत्व केवल कर देना, नेता बन जाना एक अलग बात, उस नेतृत्व को निभाना दूसरी बात। नेता तो उस समय की कांग्रेस में भी बहुत हुए, उस समय की मुस्लिम लीग में भी बहुत से नेता हुए, हिंदू महासभा जब बन गई तो उसमें भी नेता हुए, तमाम लेफ्टिस्ट पार्टियां थी उनमें भी नेता बहुत हुए, और जो बहुजन समाज जिसको कह लें उसमें भी बहुत से नेता हुए जो उन लोगों के चमचों के रूप में काम किए। बाबू जगजीवन राम का नाम आपके सामने। बाबू जगजीवन राम भी बाबा साहब के कंटेम्परेरी थे, छोटे तेरे कंटेम्परेरी, समकालीन तो माना ही जाता है उनको भी कांग्रेस ने मिनिस्टर बनाया, लेबर मिनिस्टर उनको भी बनाया। लेकिन आज दुनिया में शायद ही एक आध देश के इक्का दुक्का लोग कोई हो जो जगजीवन राम जी को ठीक से जानता हो, या उनकी जयंती और उनके वेद के समय को जानते हो। मैं समझता हूँ यहाँ भी बहुत कभी लोग जानते होंगे, इक्का दुक्का लोग नहीं जानते। जबकि मैं तो सुना हूँ, पता नहीं उस समय इंडिया टुडे में निकला था जब उनका डेथ हुई थी, जगजीवन राम जी जब वो डेथ हुई तो देश के 13वें रईस, कितने 13वें। वो बताते हैं कि जब वो मुंबई आते थे तो हीरो की कीमत बढ़ जाती, ऐसा लोग कहते हैं कि इन्होंने बहुत पसंद किया, कहते थे, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा।
मठ से हो, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा इसलिए मुझे। ऐसे व्यक्ति को आज भारत के कितने लोग जानते, सिर्फ इसलिए जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री रहे। समाज के प्रति उन्होंने क्या योगदान दिया बाबा साहब की तुलना में? अगर बाबा साहब की तुलना की जाए तो जीरो। बाबा साहब तो नहीं रहे थे। बाबा साहब का परिणाम हुआ तो किताबें और लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज के अलावा कुछ अपनी लीगेसी में वही तो छोड़ के गए। लेकिन बाबा साहब ने पूरे देश को नेतृत्व देने का काम किया और इस आंदोलन की नई गति देने का काम किया, जिसका परिणाम है कि हम और आप, ये बाबा साहब का, अगर किसी एक व्यक्ति को, किसी एक महापुरुष को अगर ये कहा जाए कि आप बताइए एक महापुरुष ऐसा कौन है जिसने बहुजन समाज के आपके जीवन में खुशहाली लाने का काम किया, आपके जीवन परिवर्तन लाने का काम किया, या आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना पैदा करने का काम किया, या आपको सेल्फ रिस्पेक्ट का अधिकार दिलाने का काम किया, तो साथियों नाम आता है बाबा साहब। ये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, सच है। और दुर्भाग्य ये रहा कि इतना महान मानवतावादी आंदोलन जो बाबा साहब ने खड़ा किया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से होता हुआ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और बाद में आरपीआई की परिकल्पना नहीं थी, हाइपोथेसिस थी, पूरा कर तो पाए नहीं थे बाबा साहब। उस आंदोलन का बाबा, ऐसा नहीं था कि बाबा साहब ने अपने जीते जी अपने समय अपने लेफ्टिनेंट्स पे, अपने उत्तराधिकारियों को तैयार नहीं किया। बहुत से लोगों को बाबा साहब ने तैयार किया अपने समय। जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लीडर थे पूरे देश में, शेड्यूल कास्ट का संगठन तो पूरे देश में था, पंजाब से लेकर के और बंगाल तक बहुत से लोगों को उन्होंने तैयार किया था। लेकिन बाबा साहब के संघर्ष के कारण, बाबा साहब के उस अथक प्रयास के कारण बाबा साहब हम लोगों के बीच से समय से पहले चले और वो अपना कोई उत्तराधिकारी तरह से नहीं कर पाए थे, या ये कहें कि अपना नेतृत्व किसी को नहीं हो पाया था। और यही कारण रहा कि उनके परिनिर्वाण के एक साल के बाद इसी नागपुर में 3 अक्टूबर 1957 को शायद आरपीआई का गठन हुआ और आरपीआई बनी, जिसकी परिकल्पना की थी। वो आरपीआई बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद, ये साथियों में बात बहुत बार आपने सुनी भी होगी, मैं फिर से बता रहा हूँ। इसका बताने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आज जो कुछ भी दिख रहा है ये केवल बाबा साहब के आंदोलन की देन है। और उस आंदोलन को, फुले साहू अम्बेडकर के आंदोलन को देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके नाम को, उनके फोटो को, उनके बारे में बात करके चलाने की बात तो बहुत सी पार्टियां करती हैं, लेकिन उनके आंदोलन को सही दिशा में ले जाने का काम या फिर उनके आंदोलन को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने का काम, या बाबा साहब ने जो अपने जीते जी कहा था कि हमारे लोगों को भीम मार्ग पे चलना चाहिए, वो उस पे चलने का काम केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी कर रही है। इसलिए मैं इन पिछली बातों को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये क्यों हुआ है। अगर बाबा साहब की परिकल्पना की पार्टी आरपीआई जो 3 अक्टूबर 1957 को बनी, अगर वो बाबा साहब के विचारों को गति देने का काम की होती, बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम की होती, बाबा साहब के आंदोलन को पूरे देश में फैलाने का काम किया होता या सक्सेस हुई होती लोगों के लिए, तो शायद बहुजन समाज पार्टी नहीं बनती और वही एक पार्टी ऐसी होती फिर जो वर्तमान की बीजेपी और कांग्रेस के, जैसे इंग्लैंड में 3 पार्टियां हैं और प्रदेश देशों में 3 पार्टियां हैं, तो 3 पार्टियों में अगर होती तो कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरी बड़ी पार्टी आरपीआई होती। जैसे आज की तारीख में तो अगर बीजेपी कांग्रेस का तीसरी बड़ी पार्टी बीएसपी है, तो शायद 3 ही पार्टियां होती, क्योंकि तीनों पार्टियां अलग अलग, इन पार्टियों का और तीनों पार्टियों को देखें तो तीनों पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा पे चलने का काम, और उनमें अगर सबसे बड़ी विचारधारा की पार्टी कोई अगर है तो आरपीआई थी, मतलब जो बाबा साहब ने बनाई थी। दुर्भाग्य रहा कि आरपीआई नहीं चली, बनी और फिर उसके बाद वो सफल नहीं हुई, और ना सफल हुई, उसके बाद वो बट गई, टूट गई,
और एक टाइम ऐसा आया कि 1971 में एक तरह से उन्हीं के पीछे जाके शरणागत हो गई जिन लोगों ने बाबा साहब को सबसे ज़्यादा दुख दिया। और उसकी परिणति ये हुई, उसका परिणाम ये निकला कि बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा अननोन शख्स, एक एकदम अनभिज्ञ शख्स जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, जिन्होंने खुद बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था, ना सीखा था, ना जानते थे उनको, ऐसे प्रदेश से वो आए थे। उन्होंने उस बाबा साहब की उस विदेशी उस विचारधारा को उन्होंने एक नई दिशा, एक नई गति देने का, और जो बाबा साहब ने सोचा था उसको एक साइंटिफिक वे में उन्होंने, जैसा के बारे साथी ने कहा कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट और वो सब हो चार्ज होनी चाहिए, तो उन्होंने उस तरह का एक फार्मूला भी इस समय तो बोल रहे हैं कि आई नीड टू बी इनटू इट, यानी नीड डिजायर, भाई नीड सबको होती, नीड सबको है, लेकिन उस नीड को पूरा करने के लिए हमें इच्छा शक्ति भी तो चाहिए, डिजायर भी तो चाहिए, क्योंकि किसी महान विद्वान ने कहा सम डिजायर इज नेसेसरी टू कीप लाइफ इन मोशन। आपको अपने जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए आपको इच्छा जरूर, अगर इच्छा नहीं होगी आपके अंदर, आपको आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल लेने की इच्छा नहीं होगी, मोटरसाइकिल है, कार लेने की इच्छा नहीं होगी, मतलब आप अंदर अपनी इच्छा शक्ति नहीं पैदा करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप कभी नहीं पूरा करेंगे इच्छा शक्ति। जैसा कि कहा कि बाबा साहब ने कहा कि छोटी इच्छाएं, छोटे सपने नहीं देखते, क्या है जुर्म है जी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो सिर्फ यही बात कही गई कि सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाए, सपने वो हैं जिनको पूरा करने के लिए नींद ना, बस आप उस तरह की बात। तो जो हमारे अंदर नीड डिजायर जब ये पैदा होगी तो निश्चित रूप से हम स्ट्रेंथ पैदा करेंगे, जब नीड और डिजायर होगी, स्ट्रेंथ बन जाएगी, तो नेचुरल चेंज आएगा। और यही हुआ, जो आरपीआई नहीं कर पाई वो मानवा श्री कांशीराम साहब ने पंजाब की धरती से चल कर के आए, और इसी महाराष्ट्र, देखिए कितनी पूर्ण धरती है महाराष्ट्र। अगर हम ये कहें कि भारत दुनिया में सबसे पवित्र स्थल है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध पैदा हुए, उन्होंने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने दुनिया को यहाँ से संदेश दिया। तो मैं उस भारत की अगर सबसे पवित्र धरती कोई है तो साथियों महाराष्ट्र है। मैं इसको इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपके नागपुर में महाराष्ट्र में खड़ा हूँ, मैं आपसे की चर्चा नहीं करना डर रहा हूँ, ये सच्चाई है, दिल से श्रद्धा होती है यहाँ के लोग। भाई दुनिया के लोग भारत के काय के लिए आते हैं, इसलिए थोड़ी आते हैं, उनके अंदर पवित्रता, उनके अंदर उस पवित्र धरती के लिए श्रद्धा है, इसलिए तो आते हैं। महाराष्ट्र भी उसी तरीके की जाती है, जितने एक दो नहीं सैकड़ों हजारों की संख्या में संतों गुरुओं महापुरुषों को पैदा किया, जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया जिन्होंने इसमें परिवर्तन लाने का काम किया। भाई इस देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने का जो शुरुआत करने वाला प्रदेश कौन सा है? महाराष्ट्र प्रदेश है। भारत में अगर सही माने में जाति व्यवस्था के खिलाफ बड़े पैमाने पे खड़े होने वाला प्रदेश कौन है? महाराष्ट्र प्रदेश। भारत में कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे ज्यादा क्रूर व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था चलाने वाले प्रदेश के खिलाफ जंग लड़ने का काम किया? महाराष्ट्र। पेशवाओं के खिलाफ कौन लड़ा? आज के लोग लड़े। तो इसलिए ये पवित्र भूमि, इस पवित्र भूमि पे ही उसी पवित्र भूमि पे ये चांस की बात ये हुई कि मानवा कांशीराम साहब को आने का मौका मिला, और मौका मिला ही नहीं बल्कि उन्होंने उस मौके को बाकायदा उसको बुलाया, यहाँ रहे, यहाँ पढ़ा, यहाँ के संघर्ष को पढ़ा, महापुरुषों संघर्ष को पढ़ा, न सिर्फ पढ़ा बल्कि उन्होंने अपने दिल और जहन में उतारने का, और उतार करके फिर उन्होंने एक साइंटिस्ट की तरह इस आंदोलन को, एक बाबा साहब के बाद जो वैकुंठ तैयार हुआ, बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद 6 दिसंबर 1956 से लेकर के अगर हम देखें 1971 की भी अगर घटना देख लें तो 56 और 71 कितना साल हो गए? 15 साल।
56 से 71 में 15 साल 16 साल लगभग 15 साल। तो वो 15 साल और उसके बाद मान लीजिए 5 साल और 9-10 साल और रखो, तो 25 साल तो ये भारत का बहुजन समाज तो लीडरलेस रहा कि नहीं रहा? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये मूवमेंट चला। हम नहीं कहते कि मूवमेंट वैसे भी समुद्र की लहरों की तरह होता है, इसमें उतार चढ़ाव रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मूवमेंट तो खत्म नहीं होता था, मूवमेंट खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक तरह का शिथिल हो गया, जिसमें डायनामिज्म था, जिसमें पहिए लगे थे, वो डायनामिज्म खत्म हो गया, वो एक स्टैटिक मूवमेंट। अगर उस डायनामिज्म जो खत्म हो गया, तो उस डायनामिज्म जो स्टैटिक हो गया, तो उस स्टैटिक मूवमेंट को में डायनामिज्म पैदा करने का काम 25 साल बाद अगर किसी ने किया, तो इस सदी के महानायक मानवर श्रीकांत से इसमें तो कोई झूठ नहीं। और जब उन्होंने किया तो उन्होंने क्या किया भाई? उन्होंने साइंटिफिक तरीके से से बनाया। बाबा साहब की बात को उन्होंने कोई भी अपनी तरफ से नहीं काम किया, उन्होंने वही काम किया। इस देश में नहीं, इस दुनिया में बाबा साहब को समझने वाला, बाबा साहब को सच्चा मानने वाला और उनकी लेगेसी का इनहेरिटर अगर कोई है तो केवल और केवल मानवर श्रीकांत। बाबा साहब को अगर सही समझा है किसी ने, तो मानवर श्री कांशीराम साहब ने समझा है। और यही कारण है कि बाबा साहब ने जो कहा, जिन शब्दों को कहा, उसको उन्होंने चरितार्थ करने का। जैसे उन्होंने कहा मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उन पढ़े लिखे लोगों को धोखा देने का कारण उन्होंने अपने जहन में उतारा, भाई ऐसा क्यों कहा बाबा साहब, और उन्होंने उसका चीज निकाला और अल्टीमेटली ये सोचा कि ये महान मानवतावादी आंदोलन था। और बाबा साहब के परिनिर्माण के चंद वर्षों में वो एकदम सिकुड़ गया, एकदम श्रिंक कर गया। क्या कारण है? तो उसका कारण उस निष्कर्ष में पहुंच के कि इसलिए वो श्रिंक कर गया, इसलिए जल्दी से सिकुड़ गया, उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो बाबा साहब चाहते थे कि इस मूवमेंट को, जो एक लिमिटेड है, उस लिमिटेड आंदोलन मूवमेंट को ब्रॉड बेस बनाए। जैसे उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, उसके बाद उसको विस्तार, जैसे अगर बाबा साहब के आंदोलन को हम ठीक से विस्तार से समझें तो उनका एक एक कदम बहुत सोचा समझा बाबा साहब का था और सिस्टम। जैसे पत्रों के लें, मूक नायक आया, उसके बाद बहिष्कृत भारत आया, उसके बाद जनता आया, जनता के बाद प्रबुद्ध भारत आया। तो उसको भी आप समय के साथ देखिए। मूक नायक उस समय क्या थे? जो जिनकी आवाज नहीं थी उनकी आवाज बन के उन्होंने बहिष्कृत बात उनके लिए, भाई जो बहिष्कृत थे कोई सुनने वाला नहीं था, उनके लिए बात करी, उस काम से उन्होंने निकाला। जब उन्होंने देखा ये लोग तैयार हो एक जनता के रूप में, पब्लिक के रूप में खड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने उसका नाम जनता रखा। फिर जब देखा कि भाई पब्लिक भी गए, काफी कुछ हो गया, तो उसको उन्होंने प्रबुद्ध भारत कर दिया, क्योंकि उनकी कल्पना ही थी भारत को कैसा राज्य बनाना है, प्रबुद्ध। और इसीलिए मानवर कांशीराम साहब ने उसी बाबा साहब की उसी बात को क्या कहा था, हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, सम्राट अशोक के सपनों का प्रबुद्ध। तो मानवर साहब ने बाबा साहब की किसी भी बात को अपने चहन में उतार करके नए तरीके से उस चीज को पूरे देश के लोगों के सामने रखा कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो उन्होंने उन्हीं पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने बाबा साहब की चाहत उनको बताने का। बाबा साहब की चाहत थी कि भाई क्या चाहत थी बाबा साहब की? यही चाहत थी कि भाई पढ़े लिखे जो लोग हैं वो पढ़ लिख करके भारत में दिए संविधान की सहूलतें पा करके जो उनके अभागे बहन भाई हैं उनको भी साथ लेकर के चलेंगे, उनकी दुख तकलीफों को दूर करने के लिए कुछ काम करेंगे, कुछ त्याग करेंगे, ये बैक टू सोसाइटी की भावना से काम करेंगे। लेकिन वो देखते थे कि उनके आसपास तो सफेद कलर बाबू की भीड़ इकट्ठा है, तो मानवर साहब ने उनको ही इकट्ठा और बाबा साहब की उस चाहत को बताया, एक मदारी की तरह, एक जादूगर की तरह इन महापुरुषों के फोटो दिखा करके लगाया मजमा और बताया भाई देखो ये इन्होंने ये किया। और एक स्थिति वो आई कि वहां से होते हुए वो
5 से DS4 से होते हुए DSP जब बनाई, तो उन्होंने जो स्लोगन दिए, इस देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जिसने जो स्लोगन दिए हैं उनको जमीनी हकीकत पे उतारा हो। गरीबी हटाओ आज तक स्लोगन पूरा हुआ है? बताइए अगर हुआ। बड़ा अच्छा नारा था, गरीबी हटाओ। नहीं अच्छा नारा, कितना अच्छा स्लोगन था, सब लोग खुश हुए, भाई गरीबी हटाओ, भाई अब तो गरीबी हटाएंगे। बताइए हटी? नहीं है। लेकिन मानवर साहब ने जो भी स्लोगन दिया, उस स्लोगन को सही में हकीकत में पूरा करने का, कहेंगे उसमें रंग भरने का काम किया। जो भी खाका पूछा उसको पूर्ण करने का काम। जैसे वोट हमारा राज तुम्हारा, आज चल रहा है, हमारे वोट के बिना किसी का राज चल पा रहा। अलग बात है कि हमारी अपनी पार्टी, हम लोगों की अपनी पार्टी, बाबा साहब और साहू पुले मिलकर विचारधारा की पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही, लेकिन हमारे बिना काम भी नहीं चल पा रहा। चल पा रहा हो तो बताइए। उन्होंने कहा अब भोजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी, और उसको उन्होंने छोटे ही क्षेत्र में सही करके भी दिखाया। वोट से लेंगे, CM PM और अक्षर से लेंगे SPDM, करके दिखाया उन्होंने। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आज परिस्थितियां बदलती हैं। मानवर साहब ने जो, बाबा साहब ने अपने जीते जी जो चीज नहीं कर पाए समय अभाव के कारण, मानवर साहब ने उसको करने का काम किया। बाबा साहब अपना उत्तराधिकारी अपने जीते जी भी घोषित करवाए। साहब ने अपने जीते जी उस आंदोलन को, ताकि गति बनी रहे, वो स्टैटिक ना हो पाए, बहन जी को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया। और मूवमेंट बहन जी उनके उस पे एकदम खरी उतरी। न सिर्फ खरी उतरी, उन्होंने आंदोलन को बाकायदा बहुत तेजी से आगे बढ़ाया भी। और हालांकि उतार चढ़ाव रहते हैं, उतार चढ़ाव रहे, आज उतार चढ़ाव के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन उतार चढ़ाव के दौर से गुजरने का मतलब ये है कि ये जिम्मेदारी केवल ये नहीं है कि भाई उत्तर प्रदेश में पहली सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, अगर आज वहां उतार चढ़ाव से मूवमेंट थोड़ा सा सिकुड़ा, तो हम महाराष्ट्र में उस आंदोलन को क्यों नहीं गति दे सकते? ये तो जन्मदाता है, आंदोलन की गति है। हम उस चीज को यहाँ से भी, तो हम पूरे देश में हम ये आंदोलन तो इस बात को कह तो सकते हैं कि भाई भारत में महाराष्ट्र